हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि मैंने कल पहले बताया था कि मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से लगभग 2 सप्ताह का गैप हो गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि अब मैं रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। खैर, ये तो टेम्पोररी समस्या है, तो हल हो ही जाएगी। लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कम करते हैं, जिससे रेगुलर वीडियो बनाने में भी दिलचस्पी कम होती जाती है। तो आप लोगों के मदद की ज़रूरत है, और बिना आप लोगों के मदद के ये चैनल चल नहीं सकता। आगे मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे यूपीएससी, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले बच्चों को ज़्यादा लाभ मिले, मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चों को भी लाभ मिले। एक्चुअली मैं मुख्य परीक्षा के नज़रिए से ही प्रारंभिक परीक्षा भी डिस्कस करूंगा, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बदतर स्थिति क्यों होती जा रही है। क्या वहाँ सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, और क्यों मोदी खामोश है? क्या हिंदुओं की राजनीति करने वाली बीजेपी इस वजह से चुप है कि वो बांग्लादेश से डरती है? बांग्लादेश में कल वहाँ के जो एडवाइजर हैं, चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जनक भी माने जाते हैं, वहाँ उन्होंने केवल गारंटी पर, अपनी गारंटी पर, यानी बिना कोई कोलेट्रल रखे हुए, संपार्श्विक गिरवी रखे हुए लोगों को कर्जा बांटा, जिससे गरीब लोगों के जीवन में सुधार आया। उनके बारे में माना जाता है कि वो अमेरिका के डेमोक्रेट सरकार, यानी जो जो बाइडेन की सरकार है, उसके खासम खास हैं और एंटी इंडिया हैं। खैर, जो भी हो, ममता बनर्जी के टोन में भी सुधार देखा जा रहा है। वो बार बार वहाँ यूएन शांति मिशन, जिसमें भारत भी शामिल हो, की सेना भेजने की बात कर रही हैं, और वो हिंदुओं की पॉलिटिक्स भी करने लगी हैं। लगता है बांग्लादेश का काफ़ी गहरा असर पड़ा है यहाँ की हिंदुओं की मानसिकता पर। लेकिन आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की। क्या नरेंद्र मोदी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में दखल देने में डरती है? एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ भले ही डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप आ गए हों और उन्होंने फिर दूसरी बार भी चेतावनी दिया है मोहम्मद यूनुस की सरकार को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विशुद्ध रूप से कारोबारी हैं, और उन्होंने ब्रिक्स देशों को भी धमकाया है लोकल और ट्रेडिंग के मामले में डॉलर के इतर किसी अन्य मुद्रा को स्वीकार करने के मामले में, जिसको लेकर के रूस और चीन में थोड़ी घबराहट है। मोटे तौर पर अमेरिका की विदेश नीति एक प्रकार से कमोवेश वही रहती है जो पिछली सरकार में थी, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, इन्हीं दोनों का शासन होता रहा है। ये 1789 या 93 से ये ट्रेंड देखा जा सकता है। खैर, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में विदेश नीति के मामले में कोई आमूलचूल परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उसके बाद ही वो सत्ता संभालेंगे औपचारिक रूप से। उसके पहले वो केवल बोल सकते हैं। लेकिन अमेरिका में केयर टेकर सरकार का कोई मतलब नहीं होता, जिससे कि वहाँ जो बाइडेन की सरकार 20 जनवरी तक कोई अहम फैसले नहीं ले सकती। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उस पर जो बाइडेन की सरकार मेहरबान है, और उसी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। ये शेख हसीना ने अपने 3 दिन पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी ओर इशारा किया था।
मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं शेख हसीना के सत्ता गंवाने के बाद बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूसुफ का राइज हुआ है और जो उनका नेचर रहा है एंटी इंडिया का, वो अब खुल करके बांग्लादेश में परिलक्षित हो रहा है। और वहाँ नरेंद्र मोदी 20 जनवरी का संभवतः इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप विदेश नीति में कोई आमूलचूल बदलाव नहीं करते हैं तो भी कम से कम बांग्लादेश की सरकार को जो खाद पानी मिल रहा है वह मिलना बंद हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस को जो लॉजिस्टिकल या अन्य तरह का सपोर्ट मिल सकता है वह मिलना बंद हो जाएगा। कम से कम अभी वैचारिक जो सपोर्ट मिल रहा है, भले ही जो बाइडेन की सरकार ऊपर से नरेंद्र मोदी के हितैषी होने का दावा करती हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारत के सभी पड़ोसी देशों में सत्ता बदल गई। केवल भारत में ही सत्ता नरेंद्र मोदी कंटिन्यू किए हुए हैं। अब जैसे मोहम्मद मुइजू आ गए वहाँ आपके मालदीव में। खैर, रही बात भूटान की, तो भूटान छोटा सा देश है और वो राजशाही आज भी है। वहाँ खेसर नामग्याल वांगचुक आज भी प्रमुख शासक हैं। भले ही डेमोक्रेसी हो गई है, 2 पार्टी डेमोक्रेसी वहाँ 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी प्रकार से नेपाल में केपी शर्मा ओली फिर आ गए हैं। पाकिस्तान में भी इमरान खान चले गए हैं, जो खुल करके अमेरिकी शासन की आलोचना किया करते थे, वो चले गए हैं। और वहाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ सत्तासीन हो गए हैं। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान शासन का प्रारंभ हो चुका है। बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हो ही गया। तो भारत के जितने, श्रीलंका में भी रानिल विक्रमसिंघे गए, वहाँ के राष्ट्रपति हो गए हैं। पहले वो प्रधानमंत्री थे जब गोटबाया राजपक्षा वहाँ के राष्ट्रपति थे। इस समय गोटबाया राजपक्षा वहाँ से भाग खड़े हुए हैं और उन्होंने शायद सिंगापुर में शरण लिया है, तो उसकी जगह रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति हो गए हैं। और श्रीलंका को बेल आउट पैकेज देने में आईएमएफ की बहुत बड़ी भूमिका है, जो यूरोपीय संघ के नियंत्रण में होता है। वर्ल्ड बैंक पर अमेरिकी लोगों का कब्जा है, लेकिन अमेरिकी लोगों के दबदबे के कारण ही यूरोपीय संघ आईएमएफ में भी कोई पॉलिसी चेंज करने से डरता है। इसके पहले वो अमेरिकी शासकों की अनुमति लेता रहता है, भले ही उसका शेयर ज़्यादा हो आईएमएफ के। हालांकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दोनों के कॉमन होते हैं, लेकिन फिर भी आईएमएफ की पॉलिसी मैटर में यूरोपीय संघ का दबदबा होता है। लेकिन यहाँ भी वह बिना अमेरिका के इशारे के काम नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी लाचार नहीं है, वह 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ औपचारिक रूप से अमेरिका में सत्ता संभाल लेंगे और रिपब्लिकन का शासन आरंभ हो जाएगा। काश पटेल को वहाँ एफबीआई का चीफ बनाया गया है, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इसी प्रकार से वहाँ दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जिनका एक्स पहले ट्विटर चैनल के नाम से जाना जाता था, जो अब एक्स चैनल है, वह भी कोई न कोई पद संभालेंगे ही, महत्वपूर्ण पद, संभवतः भी औद्योगिक रिस्ट्रक्चरिंग का उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के इंतजार में ही नरेंद्र मोदी हैं। कम से कम ये तो है कि अमेरिका से जो खाद पानी मिलता है वह मोहम्मद यूनुस की सरकार को मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस को पता है अभी दिसंबर तक या 20 जनवरी तक, अगले साल 20 जनवरी तक वहाँ जो बाइडेन की सरकार रहेगी और वो उसके इशारे पर नाचने को मजबूर हैं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार पर ब्लेम करना उचित नहीं होगा। भले ही वहाँ चिन्मय दास या अन्य किसी इस्कॉन के साधु या संत को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया हो, भले ही वहाँ निचली अदालतों को बेल देने से मना कर दिया हो, हाई कोर्ट में मामला गया तो था, उनकी एक
तरफदारी करने वाले वकील भी तय हो गए थे, उन पर जानलेवा हमला, वो बेचारे वेंटिलेटर पर जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। अब तो कोई वकील तैयार भी नहीं हो रहा है चिन्मय दास का मुकदमा लड़ने के लिए। तो हाई कोर्ट ही वहाँ कोई राहत दे सकता है चिन्मय दास को। निचली अदालत से तो बेल खारिज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता दीदी भी ये महसूस करने लगी हैं कि वहाँ आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जिसने हिंदुओं के अंतर्मन को टच किया है। पहले बंगाली भद्र लोग इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको माइनॉरिटी से एक पैसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। ममता बनर्जी को ये पता था, लेकिन ममता बनर्जी के टोन में बदलाव इस बात का इशारा करता है कि वहाँ का हिंदू जनमानस भी उद्वेलित होने लगा है। आखिरकार स्वामी चिन्मय दास भी तो बंगाली ही है, मूल रूप से बंगाली ही हैं, और बंगाली हिंदुओं के खिलाफ ही बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी को लाचार कहने और ये धमकी बांग्लादेश की तरफ से आई है कि भाई नरेंद्र मोदी ये ना भूलें कि भाई यहाँ भी 18 करोड़ लोग रहते हैं, और यह बात किसी और ने नहीं, एक प्रमुख व्यक्ति ने, जो कि मोहम्मद यूनुस के एडवाइज़र हैं या उनके सबॉर्डिनेट हैं, उन्होंने कही है। यानी वो सत्तासीन व्यक्ति की तरफ से ये आवाज़ उठी है। इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन सेना युद्ध के लिए ही तैयार की जाती है, और मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर इस तरह का दबाव काम करेगा। अभी आने वाले समय में फिर दिल्ली में चुनाव होने, फरवरी में शायद रिजल्ट आएगा अगले साल, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप सत्तासीन अमेरिका में हो गए रहेंगे। और मुझे लग रहा है चीन का भी मसला है, चीन से अगर बात बन जाती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार खुल करके बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करके वहाँ हिंदुओं की रक्षा कर सकती है। अभी उसके द्वारा वहाँ सैन्य हस्तक्षेप करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका लॉजिस्टिक यानी साजो सामान का सपोर्ट भी दे सकता है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश भारत से दूर जा सकता है। बांग्लादेश को अभी मिलाए रखना जरूरी है पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए, और चीन को भी ट्रैक पर लाना जरूरी है। चीन अभी लद्दाख, पूर्वी लद्दाख से अपनी सेनाएं वापस किया है, लेकिन अभी भी वह अनुच्छेद 370 के हटने और पूर्वी और लद्दाख के अलग यूनियन टेरिटरी बनने को लेकर के खफा है, और पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा हुआ है। इसलिए चीन को भी लाइन पर लाना जरूरी है, जिससे बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करने पर कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान की शह पर चीन भी उसके साथ आ जाए, तो अमेरिका और चीन दोनों से बैर ले करके नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह पाएंगे, और न भारत चैन से रह पाएगा। मुझे लग रहा है यही मेन कारण है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार अभी खामोश है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मुझे लगता है यही सही भी होना चाहिए। खैर, यूपीएससी के नज़रिए से जितना एनालिसिस करना था मुझे, मैंने कर दिया है। शेष आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आगे जैसे घटनाक्रम होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।